हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो अपन कर रहे थे वो कर रहे थे रिलेशन कन्वर्जन। रिलेशंस को आपस में कन्वर्ट करना ना, एक्स टी को वी टी, ए टी, ए एक्स, वी एक्स, ए बी रिलेशन वगैरह ये अपन कर रहे थे ना। चलो उसी को आगे अपन करते हैं। उसी को आगे देखो, जैसे मान लीजिए आपको दिया ऐसे कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ठीक है। उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो टाइम के साथ वेरी हो रहा है वो हो रहा है t इक्वल टू रूट एक्स प्लस थ्री, इस तरीके से वेरी हो रहा है, ठीक है। आपसे पूछा गया बताइए जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो अगर आप गौर से देखें तो आपको जो गिवन है वो x और t के बीच में रिलेशन दे रखा है और आपको इस v के साथ x बताना है, यानी आपको vx रिलेशन बताना है। क्या बताना है? vx रिलेशन बताना है। चलिए जी, करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले इस x रिलेशन को थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, रूट डाल लो इसमें से। देखो इसको ऐसे लिखो t माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो जो x की वैल्यू आई टी स्क्वायर माइनस का 60 प्लस का 9, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ये xt रिलेशन ये वाला ही है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया। अच्छा xt है और मुझे चाहिए क्या? मुझे xt से vt चाहिए। तो भाई एक तो वेलोसिटी चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? dx बाई dt। क्या इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2t माइनस 6 आ जाएगा बेटा। इसका कितना हुआ? 2t, t का कितना हो गया 1, 6 और 9 का कितना हो गया बेटा? 0 कांस्टेंट है ना। तो ये आ गया आपके पास रिलेशन। कौन सा है आपके पास? vt रिलेशन है ना। कितना आ गया? 2t माइनस 6। अब ये vt रिलेशन रहा आपके पास, ये xt रहा। चाहो तो यहां से t की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, और t की वैल्यू अगर आप इधर से इसमें पुट कर देंगे तो क्या यहाँ से t गायब हो जाएगा, आपके पास रिलेशन क्या बच जाएगा? vx। तो t की वैल्यू इससे निकाल के इसमें पुट करने पे vx रिलेशन आ जाएगा। पर फिलहाल आपको तो दे रखी है, तब बताना है आपको x की वैल्यू जब v 0 हो। तो यहाँ पे रख लो v की वैल्यू 0, तो t की डायरेक्ट वैल्यू रख देना, क्योंकि v की वैल्यू तो दे रखी है आपको। तो मेरे हिसाब से यहाँ से t देखोगे तो 3 सेकेंड आएगा। अब ये 3 सेकेंड इसमें पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? आपके पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस 18 प्लस 9, मेरे हिसाब से ये आ गया 0। तो उसकी जो वेलोसिटी 0 होगी उस समय उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो चुका होगा। बोलो बात समझ में आई? क्वेश्चन है ना। आपको जूम क्लास के ऊपर भी आपको ये वाला करवाया था, जो बच्चे रह गए थे उनके लिए, है ना। चलो जी, अगला रिलेशन कन्वर्जन का क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए आप और क्वेश्चन देखिए, वन डायमेंशनल मोशन के आपको एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर आपकी 1D खत्म हो जाएगी, मैं 2D स्टार्ट कर दूंगा। तो वन डायमेंशनल मोशन का देखो अगला क्वेश्चन देखो, मैंने आपसे बोला कि एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका गया u स्पीड से, ठीक है। u स्पीड से फेंका गया तो u ऊपर गया होगा, नीचे आया होगा। तो उसने बोला लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई, लास्ट सेकंड में है ना, इसकी मोशन के लास्ट सेकंड में वो डिस्टेंस कितनी होगी। आपको इस लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है। लास्ट सेकंड में यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो सबसे पहले तो निकालो इसको, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा। सर टाइम हो गया सर जी u बाई जी। कितना हो गया? u बाई जी। अब आपको किसी nth सेकंड में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो वो कितना आता है बेटा आपका? u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1 आता है जी। अच्छा जी, ये आपको निकालना है। तो u की वैल्यू तो बेटा u होगी, a की वैल्यू कितनी होगी बेटा? माइनस का g बाई 2n कितने सेकंड तक चला है? u बाई जी तक। तो u बाई जी nth सेकंड हो गया, तो u बाई जी माइनस 1। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा u माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, देखो बेटा 2 से 2 जाएगा, g से g जाएगा, तो माइनस का u बचेगा इधर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का g बाई 2 बचेगा। तो क्या ये कैंसिल हो गया? तो जो लास्ट सेकंड में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कितनी करता है? g बाई 2, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ u। यानी जो लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो u पर डिपेंड नहीं करेगी। इसको आप ऐसा भी सोच सकते हो कि लास्ट के 1 सेकंड में जो ये ऊपर जाएगा तो अभी वापस गिरेगा, तो इस 1 सेकंड में क्या इतना ही गिरेगा नीचे, है ना। ये चीज आपको समझाइए ना।
लास्ट के 1 सेकंड में जो ये लास्ट ऊपर जाएगा, अब यहां से 1 सेकंड में उतना ही नीचे आएगा, यानी ये और ये डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, पक्का से 0। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा बताइए, आप ऐसा लगा लो, आप ये वाली डिस्टेंस निकाल लो चाहे, s इक्वल टू ut, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, जब ये नीचे गिर रहा था तो वेलोसिटी कितनी थी इसकी 0, ut प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू g, टी स्क्वायर, टाइम कितनी देर के लिए निकालना है 1 सेकंड के लिए, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा g/2, वो आपके सोचने पे है। आप उससे लास्ट सेकंड में तो आप इधर से गिरने वाला फर्स्ट सेकंड में निकाल लीजिए, g/2 आएगा, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, कैसे भी निकाल सकते हो g/2, और ये डिस्टेंस आपकी इनिशियल वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। कितनी होती है, इनिशियल वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट। चलो जी और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कॉइन है, इसको ऊपर से ड्रॉप किया गया फ्रीली, ड्रॉप का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई 0। वैसे ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है, ड्रॉप करने का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जिस फ्रेम में था वो उस फ्रेम की वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है, पर फिलहाल तो ये रेस्ट पे था, ग्राउंड के ऊपर अपन ने इसको ड्रॉप किया, तो इसने बोला कि ये अपनी मोशन की लास्ट जो सेकंड है, जो टोटल टाइम लगा उसके लास्ट जो सेकंड में वो डिस्टेंस चलता है 44.1 मीटर। गिवन है कि g की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। g की वैल्यू फीट पर सेकंड स्क्वायर में कितनी होती है, ये भी याद रखें बेटा, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, कई बार काम आ जाती है, ये फिट में होती है, ठीक है। चलिए लास्ट सेकंड में इतना चला, तो इसने पूछा कि बताओ इसको किस हाइट से डाला। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको यहां से यहां तक गिरने में जो टाइम लगा वो मान लीजिए n सेकंड लगे, कितने लगे, तो आपको क्या दे रखा है ये 44.1, ये डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, तो nth सेकंड में जो डिस्टेंस चलता है वो कितना होता है बेटा आपका u प्लस a/2 2n-1। आपने देखा u की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो nth सेकंड में जो चला है वो आपको दे रखा है 44.1 इक्वल टू u की वैल्यू बेटा 0 प्लस a की वैल्यू g/2 2n, मान लीजिए n सेकंड लगे -1। यहाँ सोल्व करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा बेटा, इसको करोगे कितना आ गया बेटा 9.8 रखोगे ना यहाँ पे 9.8, तो ये आ जाएगा 4.9, 4.9 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 44.1 अपॉन 4.9 इक्वल टू 2n-1। सॉल्व कर लीजिए इसको इसमें डिवाइड करेंगे, देखो 2n-1 इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से 9 टाइम्स ला जाएगा पूरा, तो 2n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10, n की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी 5, यानी इसको यहां से यहां तक गिरने में जो टाइम लगेगा 5 सेकेंड। पर अपन से गिरने का टाइम पूछा गया है कि हाइट पूछी गई है, सर जी हाइट पूछी गई है, और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए जो टाइम लगता है अगर किसी चीज को h हाइट से डाला जाए तो लगता है रूट का 2h/g, इतना टाइम लगता है अगर h हाइट से किसी को डाला जाए। अब टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 5, ये हो गया रूट का 2h/g, बेटा दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 25 इक्वल टू 2h/g, g को 10 रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 9.8 रख लीजिए, जो भी रखो आप, तो मैं फिलहाल तो 10 रख लेता हूँ, 10 रखूंगा तो ये हो जाएगा 250 इक्वल टू 2h, तो h की वैल्यू आ जाएगी 125 मीटर, या बस h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और देखिए एक दो क्वेश्चन और देखिए 1 डायमेंशनल क्वेश्चन के, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियरिटी से समझ में आता है तो सारे क्वेश्चन एक सिंपल 2-4 कंसेप्ट के ऊपर ही सारे बेस्ड होते हैं ना, लैंग्वेज थोड़ी सी सबकी अलग अलग हो जाती है, बाकी क्वेश्चन तो लगभग सेम ही रहता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, वो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू t टाइम तक अल्फा एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हुआ, क्या हुआ, एक्सीलरेट हुआ, उसके बाद इसको बीटा एक्सीलरेशन से बीटा डीएक्सीलरेशन दिया गया, इसको रिटार्डेशन दिया गया, और ये फाइनली जाके यहाँ पे रुक गया। एक ऑब्जेक्ट था जो स्टार्टिंग में रेस्ट था और फाइनली यहाँ पे जाके वापस से रेस्ट पे आ गया बीटा से रिटार्डेशन से। तो देखो
जहां से तक टाइम लगा टी। अब दोनों तरफ रिटार्डेशन अलग अलग है, तो जहां पे एक्सीलरेशन अलग है, यहाँ पे रिटार्डेशन अलग है, तो यहां से यहां तक का आपको टाइम दिया गया है बेटा टी, तो यहां से यहां तक का टाइम t1 लगेगा, कुछ अलग लगेगा। अगर सेम रिटार्डेशन होता तो सेम टाइम लगता। ठीक है, तो आज सिंपल सा ये बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, एंड ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद अल्फा एक्सीलरेशन फॉर द टाइम t, then deaccelerate so that finally its velocity becomes 0. Find the average velocity, पूरे रास्ते की एवरेज वेलोसिटी था नहीं बेटा आपको। चलिए जी, मान लीजिए इसने यहाँ पे जो वेलोसिटी एक्वायर की, देखो यहाँ से जीरो से बढ़ते 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 v, और v से घटते 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 वापस जीरो। क्या यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है? सर बिल्कुल है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है बेटा? v प्लस u/2, बोलो होती है नहीं? तो यहां से यहां तक का v एवरेज जो बैठेगा इस फर्स्ट मोशन में, ये बैठेगा v प्लस 0/2। अच्छा, ये वाली भी है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेशन नेगेटिव है वो अलग बात है, पर है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड। तो यहां से यहां तक की अगर आप देखो v एवरेज इस सेकंड पार्ट में, तो ये भी आएगी v प्लस 0/2। ठीक है, तो एवरेज जो वेलोसिटी है, एवरेज मतलब यहां से यहां तक अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चलता तो कांस्टेंट स्पीड आती है इसकी v/2, और इस दौरान भी कांस्टेंट से चलता तो कितनी आती है बेटा? v/2। अच्छा जी, तो देखो मेरे से एवरेज वेलोसिटी पूछा गया, क्या मैं एवरेज वेलोसिटी को ऐसा लिख सकता हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना? एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड दोनों सेम आएगी क्योंकि स्ट्रेट पाथ में अभी टर्न लिया ही नहीं है। तो टोटल जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इस दौरान मैं इसकी कांस्टेंट स्पीड v/2 मान सकता हूं क्या? यस सर। और यहां से यहां तक टाइम कितना लगा? t, तो स्पीड कितनी होगी बेटा? v/2, और टाइम लगा t। तो ये यहां से यहां तक की आपके पास डिस्टेंस आ गई, कितनी आ गई? s1 = v/2 × t। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आई, यहां से यहां तक भी बेटा एवरेज वेलोसिटी तो v/2 है, और टाइम मान लीजिए इसमें लगा t1, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? v/2 × t1, बोलो सही है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसमें टाइम है t और इसमें है t1। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ऊपर से आपके पास v/2 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा t + t1 ऊपर, और नीचे भी कितना है? t + t1। तो बेटा ये कैंसिल, ये हो गया v एवरेज। आपकी जो एवरेज वेलोसिटी पूरे पाथ की बैठेगी वो बैठेगी v/2। अच्छा, अब खास बात ये यहाँ पे v नहीं दे रखा अपन को, क्या नहीं दे रखा? v तो अपन ने माना है कि मान लीजिए यहाँ से बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी हो गई v, और फिर यहाँ से घटते घटते कितनी हो गई? 0। तो आपको ये v निकालना पड़ेगा। तो v कैसे निकालोगे बेटा? यहाँ से यहाँ तक की मोशन के लिए क्या दे रखा है? टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, v = u कितना है बेटा? 0 प्लस at, a कितना है? अल्फा, और टाइम कितना है बेटा? t। तो क्या v की वैल्यू अल्फा t आ गई? यस सर। तो यहाँ पे जो v एवरेज होगा वो होगा अल्फा t/2। कितना होगा? अल्फा t/2। चलो भाई, और देखो एक क्वेश्चन। चलिए, मान लीजिए मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से चालू होता है, रेस्ट से, और वो अल्फा एक्सीलरेशन से स्टार्टिंग में एक्सीलरेट होता है, फिर कुछ देर के बाद वो डी एक्सीलरेट होता है बीटा एक्सीलरेशन से, और फाइनली रुक जाता है, फाइनली भी रुक जाता है। पहले कुछ देर के लिए वो अल्फा एक्सीलरेशन एक्सीलरेट हुआ, फिर कुछ देर के लिए वो डी एक्सीलरेट होकर वापस 0 हो गया। बोला कि मान लो ये वापस 0 होने में इसको जो टोटल टाइम लगा है, मान लीजिए लगा t। कितना लगा? t। तो बताइए वो मैक्सिमम स्पीड कितनी गेन कर पाया होगा पूरे रास्ते के दौरान? मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? मान लो t टाइम में से कुछ देर वो एक्सीलरेट हुआ, फिर कुछ देर वो डी एक्सीलरेट हुआ, और इनिशियल और फाइनल स्पीड जो उसकी है वो है आपको 0। इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट हुआ और फाइनली जाके रुक गया, तो इनिशियल फाइनल स्पीड तो 0। पर इसमें कुछ देखो, यहाँ पे भी 0 थी, यहाँ पे भी 0,
और पहले एक्सीलरेट हुआ है तो बाद में डिएक्सीलरेट होना पड़ेगा भाई, वेलोसिटी बढ़ी है तो फिर घटनी पड़ेगी तभी तो जीरो होगी। अच्छा जी, ये बीटा डिएक्सीलरेशन है इसका, अल्फा इसका एक्सीलरेशन है। तो देखो यहां से यहां तक तो पक्का स्पीड बढ़ी होगी, मान लो यहां तक बढ़ती 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 भी होगी, इसके बाद तो घटना चालू हो गई क्या? यस सर, इसके बाद तो घटना चालू होगी। तो इस पूरे पाथ की जो मैक्सिमम स्पीड है वो इस पॉइंट पे होगी जहां पे इसका, जहां तक इसका एक्सीलरेशन था। ठीक है, आपसे तो एक तो पूछा गया है कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताओ, सॉरी मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग द पाथ, यानी आपको इस पॉइंट की स्पीड बतानी है, पहली बात। दूसरा पूछा आपसे वीटी ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो भाई ये मैं बना लेता हूं, वेलोसिटी टाइम। तो पहले कुछ देर के लिए मान लो यहां से यहां तक टाइम लगा t1, यहां से यहां तक लगा t2। तो स्टार्टिंग में t1 टाइम के लिए एक्सीलरेट हुआ है, देखो स्टार्टिंग t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 और फिर t टाइम के लिए एक्सीलरेट हुआ है और एक्सीलरेशन भी कैसा है? कांस्टेंट, तो स्लोप आएगा बेटा कांस्टेंट। उसके बाद ये डीएक्सीलरेट हुआ है और ये टाइम लगा है बेटा आपको t2 और ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, ये बेटा आपका हो गया वीटी ग्राफ। आपसे तो पूछा गया भाई मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी ये एक्वायर कर लेगा, यानी यहां से लेके यहां तक की वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा कई तरीके से निकाल सकते हो बेटा आप, बाकी आप तो फिलहाल तो इस पे गौर कीजिए कि मान लो स्पीड v है तो आपको v की वैल्यू निकालनी है। तो क्या यहां से लेके यहां तक की मोशन के लिए आप लिख सकते हो v इक्वल टू u प्लस a t1, यहां से यहां तक का टाइम मान लीजिए t1 है, तो जो t1 की वैल्यू आई क्या v अपॉन अल्फा आ गई? यस सर। अब यहां से यहां तक का टाइम निकालूं तो भाई आप इक्वेशन लगाओगे v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो फाइनल स्पीड है बेटा इस दौरान की, फाइनल तो 0 है, और इस ड्यूरेशन की इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा v, इस ड्यूरेशन का एक्सीलरेशन कितना है बेटा? माइनस बीटा है ना, डीएक्सीलरेट हो रहा है, और टाइम कितना है बेटा इस ड्यूरेशन का? t2। तो आपके पास ये आ गया v बाई बी टू इक्वल टू t2। इसको आप यहां से भी निकाल सकते थे, है ना। जो एक्सीलरेशन होता है वो वीटी ग्राफ का क्या होता है बेटा? स्लोप होता है। तो स्लोप निकालोगे, स्लोप इस वाले कर्व का कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो परपेंडिकुलर कितना है इसका? v, और बेस कितना है यहां से तक का t। तो जो वीटी ग्राफ का स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन होता है, तो एक्सीलरेशन इस दौरान का कितना है बेटा? अल्फा। तो अल्फा किसके बराबर होगा? इसके स्लोप के बराबर, और उसका स्लोप कितना होगा? v बाई t1। ऐसे सेम इस वाले ग्राफ का जो स्लोप होगा वो इस दौरान का एक्सीलरेशन होगा यानी बीटा, और वो कितना होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी v बाई t2। तो ये जो आपने ये लिखा है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही तो है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही तो है, बस बीटा को इधर उधर लिख रखा है। तो चाहो तो यहाँ से t1 की वैल्यू v बाई अल्फा आ जाएगी और t2 वैल्यू v बाई बीटा आ जाएगी। चाहे तो आप इसको ग्राफ से निकाल लो, चाहे आप ये इक्वेशन लगा के निकाल लो, जो आपकी जैसे आपकी चॉइस है आप वैसा निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए जी कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि जो आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, v की वैल्यू निकालनी है, तो आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में? क्या आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है? चलो मैं इसको रफ कर देता हूं ना। इसको रफ कर देता हूं। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि t1 प्लस t2 यानी जो टोटल टाइम लगा वो लगा कैपिटल T। तो t1 t2 की वैल्यू रख दो, ये v बाई अल्फा है, ये v बाई बीटा है इक्वल टू t। तो v कॉमन ले लोगे तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू कितना हो गया? t। तो जो v की वैल्यू आई मेरे हिसाब से वो आ गई बेटा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू t। कोई खास बात नहीं, इधर एलसीएम दिया है फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड एक्वायर्ड। ये मैक्सिमम स्पीड पूरे पाथ की इतनी होगी, इससे ज्यादा स्पीड कभी नहीं जाएगी। क्या बात समझ में आई आपको? ओके। अगर बेटा मैं आपसे टोटल डिस्प्लेसमेंट भी पूछ लेता कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टोटल, तो क्या आप ऐसा लिख सकते थे इधर इस दौरान का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से लेके यहां तक का एरिया हो जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का एरिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एरिया कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। देखो हाफ बेस कितना बेटा इस ट्रायंगल का, या पूरा एरिया एक साथ लिख लो, हाफ पूरा बेस कितना है? t1 प्लस t2
इंटू हाइट कितनी है बेटा इसकी v। क्या VT ग्राफ के नीचे का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है? यस सर, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो हाफ पूरे ट्रायंगल का बेस T1 प्लस T2 और हाइट पूरे ट्रायंगल की v। क्या मैं T1 प्लस T2 को कैपिटल T लिख सकता हूँ जो क्वेश्चन में गिवन है? यस सर। और ये तो आपने अभी निकाला ही था, ये कितना आया था? अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। देन अगर मैं आपसे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट पूछता, इस केस में तो दोनों सेम ही आने वाली हैं, तो कितना आता बेटा? इतना। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, या टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना? ऐसे निकाल लेते हैं। चलिए जी, यहां तक की बात। अब करते हैं कुछ नेक्स्ट बात, है ना? ये 1D मोशन के मैंने आपको लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, और बाकी आपकी प्रैक्टिस पे है ना। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा ना। जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो मेरे पास सेंड कीजिए, मैं आपको उनका सॉल्यूशन करके बता दूंगा, ठीक है? चलिए जी, फिलहाल देखिए, अब पढ़ते हैं 2D मोशन। 2D मोशन का मतलब ऐसी मोशन जिसको एक प्लेन कंटेन रखता है, स्ट्रेट लाइन से जिसको रोटेंगे, जिसका पाथ ऐसा हो जो स्ट्रेट लाइन में ना आ सके, एक प्लेन में आ सके, उसको तो बोलते हैं 2D मोशन। अच्छा जी, 2D मोशन का मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा आपका, वेलोसिटी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होती रहे? चेंज होती रहे। तो इसका मतलब उसका पाथ स्ट्रेट नहीं है। जैसे आपका एग्जांपल, अब पाथ स्ट्रेट नहीं है तो कैसा और होगा? जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक पार्टिकल है, वो XY प्लेन में चल रहा है, XY में, तो XY में। अच्छा, XY प्लेन में चल रहा है तो प्लेनर मोशन है? नहीं भाई, XY प्लेन में तो स्ट्रेट लाइन में भी चल सकता है ना? वो तो अपन को चेक करना है कि कैसा चल रहा है। उसने कहा कि तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, वो कर रहा है 5 cos tan t, और जो y कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है वो कर रहा है 5 1 माइनस साइन tan t। ठीक है। अच्छा जी, आपसे पूछा गया कि इसके पाथ की इक्वेशन क्या होगी। भाई अगर पाथ की इक्वेशन आ गई, यानी पाथ पता चल गया, तो मैं ये बता पाऊंगा कि ये 1D है या 2D है ना। वैसे ही पता कर सकते हैं, पर फिलहाल पाथ की इक्वेशन। पाथ की इक्वेशन का मतलब क्या होता है? पाथ की इक्वेशन का मतलब होता है XY रिलेशन। क्या होता है? XY रिलेशन। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि अभी अपन नेक्स्ट जो 2D का पोर्शन जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके अंदर अपन को पाथ की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो कभी भी पाथ की इक्वेशन निकालनी तो पाथ की इक्वेशन का मतलब होता है XY रिलेशन। ठीक है, तो X और Y में क्या रिलेशन होगा कि देखो अपन कैसे निकालें इसको। देखो X तो ऐसा कैसे रिलेशन लीजिए, Y को आप ऐसा लिख सकते हो। देखो y माइनस 5, इस 5 को मल्टीप्लाई करो, इधर ले आओ, इक्वल टू -5 साइन tan t। क्या लिख सकते हो बेटा? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो देखो ये होगा x² प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, और इधर बेटा 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 1। तो ये आ गई पाथ की इक्वेशन। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपको पता होगा कि ये इक्वेशन सर्किल की है, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा? 5, और उसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं बेटा? 0,5। अगर आपको पाथ की नॉलेज है तब की बात है ना। तो इस इक्वेशन को देखकर आपको पता है कि सर ये सर्कुलर मोशन है। अच्छा, सर्कुलर मोशन है और सेंटर कहाँ पे है? 0,5। 0,5 कहाँ पे होगा बेटा? यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। अच्छा, इसकी सर्किल की रेडियस कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटर के 5 सेंटीमीटर तो यहाँ से टच करेगा बेटा, ये इसका पाथ है। तो मुझे क्या पता चल गया? ये 1D मोशन नहीं है, ये 2D मोशन है। ये मैंने पाथ की इक्वेशन निकाली, पाथ की इक्वेशन ऐसे सिंपल आई है तो मुझे पता चल गया सर्किल है। कई बार ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपको ये नहीं पता चलेगा ये कैसे, पर ये तो पता चल ही जाएगा कि ये 1 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल है ना, यानी मतलब कि प्लेनर मोशन है। चलिए, आपसे अब इसमें पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था कि बताओ 5 सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा? डिस्टेंस इन 5 सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस? चलो भाई, अच्छा जी, चलो ये तो मैंने आपको इक्वेशन निकाल के बता दी वैसे ही, ताकि आपको अगर x और y कोऑर्डिनेट दे रखे हो, मैं इसी सवाल को तो ऐसा लिख सकता था कि एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है जो r वेक्टर इक्वल टू 5 cos tan t i कैप प्लस 5 1 माइनस sin tan t j कैप। एक पोजीशन वेक्टर इतना है,
तो बताओ वो 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए क्या आपको पाथ की नॉलेज होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फिर भी पाथ की तो चल जाएगा काम, पर डिस्टेंस के लिए तो पाथ की जरूरत पड़ेगी। तो जो पाथ निकालना होगा, तो देखो ये मैं x और y अलग अलग दूं तब भी एक ही बात है, या मैं ये इक्वेशन दे दूं तब भी आपको पता है ये x कोऑर्डिनेट है और ये कितना है y कोऑर्डिनेट। पोजीशन वेक्टर कितना होता है xi कैप प्लस yj कैप। तो सबसे पहले आप x y में रिलेशन निकालेंगे तो आपके पास पाथ की इक्वेशन आएगी। क्या आएगी? पाथ की इक्वेशन। दूसरा, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो यहां पे ये बनेगा v वेक्टर और इसको x मानूं तो यहां पे कितना हो जाएगा dx by dt i कैप प्लस dy by dt j कैप, अगर इसको मैं y कोऑर्डिनेट मानूं। और ये जो dx by dt कितना होगा, इसको लिखोगे vx और इसको क्या लिखोगे vy। यानी अगर आप dx by dt निकाल दोगे तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का i कैप का मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा। और अगर आप dy by dt निकाल दोगे तो आपके पास y डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा इसके वेलोसिटी का। चलो भाई अब हम करके देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 5 और मेरे हिसाब से इसका हो जाएगा cos का sin tan t, है ना। और जो डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो दोबारा देखो 5 cos का करोगे तो हो जाएगा sin tan t और sin भी कैसा बेटा माइनस का, कैसा बेटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। देखो इसको मैं और लिख देता हूँ vx = dx by dt निकाला आपने। अच्छा तो देखो ये tan भी मल्टीप्लाई होगा भाई, इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे सिर्फ t होता तो sin t रह जाता, अब तो इसका भी करना पड़ेगा बेटा। कितना हो गया tan, या आपने डिफरेंशिएशन में सीखा होगा। चलो भाई vy करते हैं बेटा, dy by dt इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा 5 का कांस्टेंट है, अंदर चले बेटा 1 का कितना हो गया बेटा 0, sin का कितना हो गया cos * tan, ये बेटा आपका डिफरेंशिएशन है। कोई बात समझ में? अच्छा जी, तो अगर आप देखो तो vx की जो वैल्यू है इसको सिंपलीफाई करके लिखोगे तो ये आएगी -50 sin tan t और इसको सिंपलीफाई करके लिखोगे तो देखो ये भी कितना हो गया, देखो -50 cos tan t, ये आपके पास आ गया vx और vy। अच्छा जी, क्या vx चेंज हो रहा है टाइम के साथ? यस सर। क्या vy भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ? बिल्कुल हो रहा है सर। अच्छा तो देखो एक तो तरीका था आप xy इक्वेशन निकाल ली, दूसरा तरीका ये है आप सबसे पहले vx vy निकाल लो और आप v वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लो। क्या चेंज हो रही है tan ऑफ थीटा, इसकी डायरेक्शन कितनी होगी बेटा vy by vx। क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है? डायरेक्शन निकालोगे बेटा vy कितना हो जाएगा -50 cos tan t और ये हो जाएगा -50 sin tan t। कट गया बेटा? यस सर। जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है cos tan t। सर डायरेक्शन क्या टाइम पे डिपेंड कर रही है? यस सर। यानी टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, यानी भाई पाथ स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा, उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो आप चाहो तो यहां से भी अगर आप ये चीज निकाल लें और ये चीज टाइम के ऊपर डिपेंडेंट आए तो इसका मतलब है कि मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो 1D नहीं है। तो या तो आप पाथ की इक्वेशन निकाल पा रहे थे कि ये 1D मोशन है या 2D, या फिर आप ऐसे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल के भी निकाल सकते हैं। तो यहां से भी आपको पता चल गया कि जो वेलोसिटी वेक्टर है डिपेंड्स ऑन द टाइम व्हिच मींस डायरेक्शन विल चेंज विद टाइम। अच्छा जी, दूसरा पर मैंने गौर से देखा जो वेलोसिटी वेक्टर होता है vx i कैप प्लस vy j कैप, क्या vx और vy दोनों है आपके पास? यस सर। तो वेलोसिटी वेक्टर का जो मोड होता है वो होता है रूट का vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और वेलोसिटी वेक्टर का जो मोड आता है अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। वेलोसिटी वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड उसका क्या कहलाता है? स्पीड। तो मुझे जो डिस्टेंस दिखवाई है तो मैं जानता हूं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोल होता है नहीं? तो मुझे डिस्टेंस निकालना है तो बेटा मुझे स्पीड चाहिएगी, और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो मेरे को वेलोसिटी चाहिए होती। क्या चाहिए होती? वेलोसिटी। तो पहले मैं स्पीड निकाल लेता हूं बेटा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो बेटा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे, देखो यहाँ पे 50 और 50, तो ये 50, तो चलो मैं लिख देता हूं एक बार पूरा। देखो -50 का स्क्वायर 2500, ठीक है, और साइन का साइन स्क्वायर tan t प्लस यहाँ पे -50 का स्क्वायर फिर से 2500,
2500। अच्छा जी, और cos 90 का स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर 10, ठीक है। ये स्पीड आई आपकी। तो देखो इसमें से 2500 कॉमन आएगा और इसका रूट हो जाएगा बेटा 50। अंदर बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये कितना होगा 1 और 1 का रूट होगा 1, यानी जो स्पीड आई वो आई 50 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड इज कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम। यानी इसका मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। आगे जाके ऐसी मोशन को अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो ये पार्टिकल कैसे चल रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है और इसकी स्पीड कभी भी चेंज नहीं हो रही है। स्पीड तो क्या आ रही है बेटा, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? यस सर, वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो, बट स्पीड इसकी कैसे आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस लिखने में क्या तकलीफ है बेटा? अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई तो क्या सीधा स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी स्पीड कितनी बेटा 50, और बेटा टाइम कितना, आपसे 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल पूछी गई थी तो इनटू 5 आंसर आ जाएगा सीधा सा 250 मीटर। देखिए भाई, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, जहां पे भी आपको नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं 2D मोशन की। तो 2D मोशन में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए, मान लीजिए मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से यूज वेलोसिटी दी इस डायरेक्शन में, यूज स्पीड है इसकी इस डायरेक्शन में, ठीक है, थीटा एंगल पे, ठीक है। तो ये हमेशा यूं ही जाएगा कि यूं जाके यूं आ जाएगा नीचे? आपने यूं दिया इस डायरेक्शन स्पीड, तो ये हमेशा यूं सीधा जाता रहेगा, यूं आ जाएगा नीचे, सर नीचे आ जाएगा। क्यों क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमेशा नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा बेटा mg, और mg फोर्स की वजह से mg इसको लगाता नहीं, कोई फोर्स नहीं लगता तो ये सीधा जाता, पर इसमें फोर्स लग रहा है तो इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इसको सीधा जाने के लिए ये नीचे खींचता खींचता इधर ले आएगा ना, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है। क्या इस फोर्स का मैग्नीट्यूड पूरे पाथ के दौरान चेंज होगा? नहीं सर, ना तो m चेंज होने वाला है और ना ही g चेंज होने वाला है। क्या g हाइट के साथ चेंज होता है? यस सर, होता है, बिल्कुल होता है, पर यहाँ पे स्मॉल हाइट के लिए g को अपन कांस्टेंट मान सकते हैं। तो क्या कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? सर जी देखो मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन देखो, क्या जो mg अर्थ जो फोर्स लगाती है क्या वो हमेशा अपनी तरफ ही लगाएगी? तो बेटा मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है पूरे पाथ के दौरान। यस सर, तो बेटा इसका मतलब जो फोर्स वेक्टर है वो कांस्टेंट है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स लगता है तो उसके पाथ दो ही हो सकते हैं, या तो बेटा f अगर कांस्टेंट है तो या तो आपके पास हो सकता है स्ट्रेट पाथ, कैसा हो सकता है? स्ट्रेट पाथ, या हो सकता है आपके पास पैराबोला, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है। स्ट्रेट पाथ कब कब होता है? जब या तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, फोर्स लग रहा हो तो वेलोसिटी जीरो, तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही चलेगा, या फिर आपके पास जो वेलोसिटी है वेक्टर वो फोर्स वेक्टर के पैरेलल हो, यानी जिधर फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट उधर ही चल रहा हो, या फिर बेटा इसके एंटी पैरेलल हो, और उसके अलावा जितने भी केस हैं उनमें पाथ पैराबोला होगा। तो यहां पे देखो वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर है, तो बताओ क्या जो फोर्स है, चल मैं ऐसे लिख देता हूं फोर्स को, क्या वेलोसिटी जीरो है? नहीं सर, वेलोसिटी जीरो नहीं है। अच्छा, क्या u और f पैरेलल है? नहीं सर, ये दोनों पैरेलल भी नहीं है। क्या एंटी पैरेलल है? नहीं सर, एंटी पैरेलल भी नहीं है। तो ये कोई सा भी केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इसका मतलब पाथ कैसा बनेगा बेटा आपका? पैराबोला। इवन आप अपन इसको प्रूव भी कर देंगे कि पाथ की जो शेप होगी, अब जो आपको ऐसे दिख रहा है जैसे ये सर्कुलर नहीं है, ये कैसा है? पैराबोलिक पाथ है ना। तो आप यहां से देख के भी बोल सकते हो कि पाथ पैराबोलिक ही होगा। इवन आगे जाके तो अपन प्रूव ही कर देंगे कि ये पाथ पैराबोलिक ही है, ये अपन प्रूव कर देंगे, पर फिलहाल आप समझिए, अगर आप सीधा देखें तब भी आपको पता चलेगा पैराबोलिक पाथ है। चलो जी, अब देखो, अब ये आपने वेलोसिटी है, तो जो आपने ये ऑब्जेक्ट फेंका, इसकी वेलोसिटी के आप दो कंपोनेंट, जो आपके पास इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at, ये सब आपने वन डायमेंशनल के लिए आपने ड्राइव की थी, एवं इनकी वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे तो टू डायमेंशनल में भी काम में आ जाएंगे, पर फिर भी देखिए आप जो इस वेलोसिटी की आप एक इधर तो इसको मान लीजिए, देखो आप x डायरेक्शन, और इसको मान लीजिए बेटा y डायरेक्शन, मान लिया।
अब जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा बेटा, u cos थीटा। मैंने किसी भी वेक्टर के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट करने के तरीके बताए थे, और ये कितना आएगा बेटा u sin थीटा, जिधर थीटा बने उधर cos, जिधर और दूसरी तरफ sin। ये x डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ये y डायरेक्शन में कंपोनेंट है। बोलो बात समझ में आई। अच्छा, पूरे रास्ते इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, कितना mg। तो जो mg फोर्स है वो किधर लग रहा है, माइनस y डायरेक्शन में। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया बेटा, F इक्वल टू mg। तो g की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी F बाई m, भाई इसी को तो एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो एक्सीलरेशन कितना होगा g, और इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगी बेटा, नीचे की डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन आ ही नहीं रहा, एक्सीलरेशन सारा किस डायरेक्शन में आ रहा है, y डायरेक्शन में, और y में भी किधर आ रहा है बेटा, नीचे की तरफ। तो जो y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है बेटा वो है माइनस g, कितना है, माइनस g। y डायरेक्शन में देखो, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में इतनी, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में इतनी, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, सारा फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन 0। बट y डायरेक्शन में फोर्स है, और वो भी मोशन के, y डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट इधर जाना चाह रहा है और ये फोर्स नीचे लग रहा है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस g हो जाएगी। ये एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसका मतलब x डायरेक्शन में कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन 0 है, तो जब ये यहां से लेके यहां तक पहुंच जाएगा, यहां से लेके यहां तक पहुंच जाएगा, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम ही रहेगा। अच्छा, दूसरा, क्या y डायरेक्शन में चेंज हो सकता है? सर, y डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए तो देखो ये ऑब्जेक्ट अगर y डायरेक्शन में देखूं, जैसे थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा, तो क्या x में चला और y में भी चला? यस सर। और थोड़ी देर बाद देखो तो x में तो और आगे गया, y में क्या वापस आ रहा है नीचे, देखो तो इधर गया, तो y बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, क्या वापस से घटने लग गया y? यस सर, y के लिए तो ये एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये वेलोसिटी ऊपर है, तो इसको घटाता 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 0 कर देगा। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, 0 हो जाएगी। x डायरेक्शन की नहीं, जब ये यहाँ पे होगा तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, बट y डायरेक्शन में डीएक्सीलरेट हो रहा है, तो फाइनली जाके वेलोसिटी कहीं ना कहीं तो 0 हो जाएगी, और 0 होने के बाद y डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्या y में वापस नीचे गिरने लग जाएगा? यस सर। और यहां तक आता आता जब ये ऑब्जेक्ट यहां से फेंका और यहां तक आया, तो बेटा x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, ये, और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, 0। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि y में तो देखो u उठा था ऊपर और वापस से नीचे, तो ये खिसका किस डायरेक्शन में, x में, y में थोड़ी है, ऊपर थोड़ी रुक गया, यहाँ पे रुकता तो x में इतना, y में इतना, अब तो y में तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, 0 हो गया। बात समझ आ रही है? ये बेसिक चीजें हैं। देखो, x डायरेक्शन में कंपोनेंट u cos थीटा, y डायरेक्शन में कंपोनेंट u sin थीटा, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन माइनस g। जब इसको आप ऐसे समझ लो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ आप u वेलोसिटी ऊपर की तरफ देते हो, मान लो u y वेलोसिटी, ये सिर्फ ये वेलोसिटी होती है, ये कंपोनेंट होता ही नहीं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट u जाके यूं आ जाता? अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ y डायरेक्शन में वेलोसिटी दी जाए तो ये u जाके ऊपर से नीचे आ जाता। अब इसके साथ आपने ये वेलोसिटी और दे दी, तो ये u चलने के साथ साथ u और चल रहा है, इसलिए पाथ आपका ऐसा हो गया है। तो y में तो वही मोशन है और साथ में x में और ट्रैवल कर गया, फाइनली पाथ आपका ऐसा आ गया। चलिए जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से जब फेंका और ये वापस से स्ट्राइक किया ग्राउंड को, यहां से यहां तक का जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ये जितनी देर हवा में था। अच्छा, x डायरेक्शन में देखो, ये इधर चलना स्टार्ट हुआ था, यहां चलता 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 x डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो x डायरेक्शन में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोला जाता है बेटा रेंज, यानी ये कितनी दूर जाके गिरेगा। रेंज क्या होती है? x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, कितने टाइम में? t टाइम में, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी जितनी देर ये हवा में था इतनी देर में ये x डायरेक्शन में कितना खिसका, इसको बोला जाता है रेंज। अच्छा, इस दौरान क्या ये y में स्टार्टिंग में ऊपर चढ़ा होगा फिर वापस से नीचे गिरा होगा, तो y में जो मैक्सिमम ऊपर पहुंचा होगा उस हाइट को बोला जाता है बेटा मैक्सिमम हाइट। जो y डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोला जाता है मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वापस से नीचे गिरेगा। अच्छा, आपको दूसरी चीज ये पता है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो क्या 0 हो जाएगा? x कंपोनेंट या y कंपोनेंट वेलोसिटी का? y कंपोनेंट, क्योंकि x तो हमेशा कांस्टेंट है, x कंपोनेंट तो हमेशा इधर लगेगा, कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0, चेंज नहीं हो सकता। बट यहां पे y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये y डायरेक्शन में जाना रुक गया। देखो
एक्स में तो अब भी गया आगे, देखो आगे अब यहाँ पे पहुंचे तो एक्स में तो आगे अब भी जा रहा है, बस ये जब ये हाईएस्ट पॉइंट था तो इसके बाद ये वाई में नहीं गया, एक्स में तो इसके बाद गया है, तो यहाँ पे वाई में तो वेलोसिटी जीरो हो गई, बट एक्स में वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, है ना। चलिए जी, और देखिए चीजें, यही बस सब चीजें आपको निकालनी है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब मैं समझने तो लग गया कि जितनी देर हवा में रहेगा वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, एक्स डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्स डायरेक्ट जो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, इतनी देर में एक्स डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपकी रेंज होगी। जो वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम जाता है उसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। अब इनकी वैल्यू निकालना कि कितनी कितनी होंगी, रेंज कितनी आएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, आपका पाथ की इक्वेशन क्या आएगी, मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी ना। अब इनको निकालते कैसे हैं, वापस से देखो, मान लीजिए किसी प्रोजेक्टाइल को आपने यहां से फेंका और वो प्रोजेक्टाइल यूं जाके गिरा, ठीक है, इसको आपने फेंका u स्पीड से और थीटा एंगल पे, तो सबसे पहले बेटा ये तो हो गया ux और ये हो गया बेटा आपका uy। ux की वैल्यू बेटा u cos थीटा और uy की वैल्यू u sin थीटा। आप इस मोशन को दो अलग अलग कंपोनेंट में पढ़ लो बेटा, ये x डायरेक्शन का, ये y डायरेक्शन का। मैं आपसे बोलूं x डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, u cos थीटा। अच्छा, एक्सीलरेशन कितना है बेटा, 0। y डायरेक्शन में बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा और y डायरेक्शन में बेटा एक्सीलरेशन कितना है बेटा, -g। कितना है, -g। मान लो यहां से चलने के t टाइम बाद, t टाइम पर यहां से तक तो कैपिटल t टाइम लग रहा है, कुछ देर बाद ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा तो इसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया ये x और y डायरेक्शन में मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है y, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x, y। कितने होंगे, x, y। अच्छा, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो sx बराबर होगा ux t प्लस का हाफ ax t स्क्वायर। ऐसे इतनी देर में जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा t टाइम में, वो आप निकाल सकते हो uy t प्लस का हाफ ay t स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, वहां पे थोड़ा स्पेस कम है, इसको मैं थोड़ा इधर बना लेता हूं, है ना। चलिए देखिए, तो t टाइम में मान लो x डायरेक्शन में x दूरी चला, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना लिखा बेटा आपने, x। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, ux, जिसको आप लिख सकते हो u cos थीटा, लिख लो चलो एक बार, u cos थीटा। टाइम कितने देर का डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये t टाइम में, यानी ये दूरी, ये जो ये बता रहा है ना x डायरेक्शन, t टाइम में पार्टिकल यहाँ है, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, y डायरेक्शन में कितना है, इतना है, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, uxt प्लस, ये सिर्फ x डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हो, वन डायमेंशनल मोशन है ना, सिर्फ x को देख रहे हो आप, है ना। बेटा जी ये मुझे 0 लग रहा है क्योंकि ax की वैल्यू 0 है, तो ये तो भाई सब 0 हो गया। अच्छा, इतने t टाइम में y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मान लीजिए y, कितनी देर में y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है y, तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u sin थीटा t माइनस का हाफ g t स्क्वायर, ay की वैल्यू रखती -g। अच्छा जी, क्या x की वैल्यू हो गई u cos थीटा इंटू टी और y की वैल्यू हो गई ये, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, जैसे मैंने आपको दिया था x इज इक्वल टू 5 cos tan t और x y इक्वल टू कितना दिया था, 5 1 माइनस sin tan t। तो आपको जो x कोऑर्डिनेट था इज द फंक्शन ऑफ टाइम था और y कोऑर्डिनेट था वो भी फंक्शन ऑफ टाइम था, ये था ना 5 cos tan t 5 into 1 minus sin tan t, ऐसे दो कोऑर्डिनेट दे रखे थे अलग-अलग। यस सर, ऐसे ही समझ लो, आपको ये दो कोऑर्डिनेट पता चल गए x और y, ये x कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया। यस सर, जब y कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया। यस सर, तो अगर मैं कहूं इसके पाथ की इक्वेशन बता दो, तो इसमें से पाथ की इक्वेशन आपने कैसे निकाली थी, इन दोनों से टाइम को एलिमिनेट कर लिया था। क्या कर लिया था बेटा, टाइम को। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ होती है x और y में रिलेशन। क्या होती है, x और y में रिलेशन। तो अगर मैं इन दोनों से टाइम, जो कॉमन डेटा है इनका, जो इसमें भी है और इसमें भी है, और टाइम को एलिमिनेट कर लो तो रिलेशन किसमें आ गया था आपका, x y में आ गया ना। उसको अपन ने क्या बोला था, पाथ की इक्वेशन। पाथ की इक्वेशन मतलब x और y में रिलेशन। सेम, बस यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम चेंज हो गया है, ये फंक्शन ऑफ टाइम चेंज हो गया है, पर अब भी x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम,
दे रखा है आपको और आपसे पूछा मैंने सबसे पहले पाथ की इक्वेशन बताओ, तो पाथ की इक्वेशन का मतलब इन दोनों इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट कर दो। किसको एलिमिनेट कर दो? टाइम को, और एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लो। व्हाट इज द इक्वेशन? चलो निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, बाद में बना लेंगे। इसको बोला जाता है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ की इक्वेशन। ये पार्टिकल जिस पाथ में यूज आ रहा है, इस पाथ की इक्वेशन क्या है? अच्छा ये क्या होती है बेटा? ये वाई एक्स रिलेशन होता है, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना। अब मेरे को वाई और एक्स में रिलेशन निकालना है, एक्स बराबर ये दे रखा है, वाई बराबर ये दे रखा है, तो एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वाई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर मैं दोनों इक्वेशन से क्या एलिमिनेट कर दूं? टाइम, तो मेरे पास एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा। कैसे एलिमिनेट करूं? यहां से टाइम निकाल लो, टी की वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा बाई एक्स। आ गई टाइम की वैल्यू यहां से। अब ये उठा के यहां रख दो, देखो यहां से टाइम तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, तो रिलेशन सिर्फ किस में बचेगा? तो टाइम की जगह जब ये रखोगे तो इसमें x आ जाएगा, तो x और y रिलेशन आ जाएगा। यस सर। क्या ऐसा ही प्रोसीजर अपने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें क्या था? जब सर्किल की इक्वेशन आई थी, पहले मेरे पास x कोऑर्डिनेट था, y कोऑर्डिनेट था, फिर जब मैंने स्क्वायर करके ऐड किया था तो टाइम एलिमिनेट हो गया था और x और y में रिलेशन आ गया था। तो बेटा सेम प्रोसीजर अपन ने यहां पे लगाया, y u sin थीटा और टाइम की वैल्यू रख दी बेटा अपन ने u cos थीटा बाई x। बोलो रख दी यहाँ पे, इसके अंदर तो टाइम की वैल्यू रख दी। ठीक है, आगे क्या लिखूं बेटा? y के आगे माइनस का g और t स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर u cos थीटा बाई x का स्क्वायर। बेटा दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ। अब मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि मैंने वैल्यू दोनों पुट कर ली है। ये आपके पास आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ पाथ। इस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ था उसकी इक्वेशन है ये। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई लिख लेते हैं थोड़ा बढ़िया तरीके से। तो देखो इसको लिखोगे y इक्वल टू, मेरे हिसाब से ये हो जाएगा u स्क्वायर। ओहो उल्टा लिख दिया बेटा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना था? u cos थीटा इंटू t, तो जो टाइम की वैल्यू थी वो थी x अपॉन u cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट कितना था बेटा आपके पास? u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये टाइम वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो u sin थीटा और टाइम वैल्यू रखोगे बेटा ये आएगा x अपॉन u cos थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा x अपॉन, वो उल्टा लिख दिया था बेटा पिछली बार, है ना। चलिए जी कोई बात नहीं। तो देखो u से u कैंसिल हो गया, यस सर हुआ। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हो गया? tan थीटा। देखो x तो ये और ये दोनों मिलके कितने हो गए बेटा? tan ऑफ थीटा। ठीक है, अच्छा माइनस का हाफ जी, ऊपर आया एक्स स्क्वायर और नीचे आया आपके पास u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको आप ज्यादा ज्यादा लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है और सिंपल सी बात है। देखो x पे मैक्सिमम पावर कितनी है 2 और y पे कितनी मैक्सिमम पावर है बेटा 1। तो सिंपल सा आप देख के इक्वेशन को बोल सकते हो ये इक्वेशन किसकी है? पैराबोला, यानी जो पाथ होगा वो कैसा होगा? पैराबोला। ये प्रूफ हो गया, ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा x क्या है? किसी भी टाइम t पर y x कोऑर्डिनेट, y क्या है? किसी भी टाइम t पर उसके पाथ का y कोऑर्डिनेट, और थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से आपने उस ऑब्जेक्ट को फेंका था। बात समझ में आ रही है? तो आप यहां से निकाल लेंगे, है ना। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको यहां से प्रोजेक्ट किया, वो ऐसा है कि यहां से 4 मीटर की दूरी पे 4 मीटर की वॉल है और वो इसको जस्ट टच करता हुआ निकलता है, तो बताओ कितने एंगल पे फेंका? तो एंगल अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन का ये एंगल तो 45 आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस बराबर है। मुझसे ये एंगल थोड़ी, मुझे तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा, तो मैं मेरे को क्या पता है? देखो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता है सर 4, क्या इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता है सर जी? पता है सर जी 4। तो देखो आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता होगा, वाई कोऑर्डिनेट पता होगा, तो यहाँ पे भी रख दोगे वाई एक्स रख दिया, tan थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपसे निकलवाया है। जी आपको पता होता है, एक्स आपको पता है 4 है, यू आपको क्वेश्चन देगा जिसमें मान लो 20 है, यू आपको पता होगा, और यहाँ पे क्या हो गया? थीटा।
क्या हो गया यहाँ पे, थीटा अननोन है। तो आप क्या निकाल सकते हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या निकाल सकते हो आप, कि कितने एंगल से फेंकूं कि ये इस पॉइंट को क्रॉस करे। तो इस इक्वेशन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रख दो, यू स्पीड आपको इनिशियल स्पीड देगा ही, ये क्या है, इनिशियल टोटल स्पीड है बेटा, यू क्या है, टोटल स्पीड। एक्स डायरेक्शन में तो कितनी थी, यू cos थीटा, वाई डायरेक्शन में कितनी थी, यू sin थीटा, और यू क्या थी, टोटल स्पीड, है ना। अच्छा जी, और तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता हो और यू पता हो तो आपका थीटा निकल जाएगा। इवन मैं इस इक्वेशन को कभी भी काम में नहीं लूंगा थीटा निकालने के लिए, इसको आगे जाके थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेंगे, तब ये लगाना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। पर फिलहाल ये आप ये देखो, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, ये आपको समझ में आया या नहीं आया। स्टार्टिंग में आपने क्या किया, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखी, फिर एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लिखा, वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लिखा, फिर आपने एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखा, फिर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखा, और उसके बाद दोनों डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई का रिलेशन निकाल लिया। इसको बोला गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बेटा इंपॉर्टेंट है ना, करना चाहिए इसको। चलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बाद देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या उल्टा, चलिए जी, ये पाथ की इक्वेशन आ गई, इस पाथ की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा, जहां पे u क्या है, इनिशियल स्पीड, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और इधर स्पीड कितनी है, u cos थीटा, इधर एक्सीलरेशन कितना है, 0, इधर इनिशियल स्पीड कितनी है, u sin थीटा, इधर एक्सीलरेशन कितना है, माइनस का जी। ठीक है, चलिए अब दूसरा मैंने पूछा कि बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। मैंने पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम। तो जब t की वैल्यू कैपिटल T होगी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, यानी तब ऑब्जेक्ट यहां आ चुका होगा, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा, इतना, और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा, 0, क्योंकि वाई में तो यहां से उठा था और यहीं पे आके नीचे गिर गया, वाई में तो किसका ही नहीं। तो जब टाइम की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगी तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, यानी, और वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट आप कैसे लिख सकते हो, यू वाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अब मुझे पता है कि जब एस वाई की वैल्यू 0 होगी तो टाइम की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगी, तो इसको लिख लो यू वाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। देखो इससे टी कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा यू वाई माइनस हाफ जी टी बराबर 0। तो देखो इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 हो या फिर ये टर्म 0 हो। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 तो उनमें से एक का 0 होना जरूरी है ना। अच्छा तो ये 0 होगा तो यानी यू वाई माइनस का हाफ जी टी बराबर 0 हो। इसका मतलब यहां से अगर आप टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 2u बाई जी, 2u बाई जी। हाँ जी सही समझ में आया है ना। देखो जब आप वर्टिकल मोशन आपने पढ़ा था, जो 1D, जब यू ऑब्जेक्ट जाके यूं आता था तो मैं यू स्पीड से फेंकता था, तो जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट था वो कितना था, पूरा आपने जो वेलोसिटी दी थी वो दी किधर थी बेटा, वाई डायरेक्शन में ही दी थी आपने। तो जो ui की वैल्यू पूरी कितनी हो जाती थी, u, और उस समय जो आपका जो मैक्सिमम हाइट आती थी जब आप सीधा फेंकते थे h max, वो आता था आपके पास u स्क्वायर बाई 2g। याद कीजिए ये u स्क्वायर में u क्या था, y डायरेक्शन में वेलोसिटी, अब भी तो वही है, सॉरी मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता था ऊपर जाने और नीचे जाने में, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई g, जहां पे u होता था y डायरेक्शन की वेलोसिटी, अब भी तो वही है। अब वेलोसिटी y डायरेक्शन में नहीं है तो वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो। देखो जब आपने y डायरेक्शन में फेंका था तो सीधा लिखा 2u बाई g, 2u बाई g। और अगर y डायरेक्शन में नहीं फेंका, ऐसे टेढ़ा फेंका है तो u की जगह क्या आ जाएगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको आप कैसे याद कीजिए, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको आप कैसे याद कीजिए, 2u बाई जी या 2u sin थीटा बाई जी,
यू वाई की वैल्यू लगती है बेटा, ऐसे याद रखिए। ये देखो जब ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकल फेंक रहे थे ये उस टाइम भी लग जाएगा, क्योंकि उस टाइम बेटा जो यू की वैल्यू कितनी, यू वाई की वैल्यू कितनी होती है, यू क्योंकि टोटल वेलोसिटी आप वाई डायरेक्शन में देते हो, तो आपको फॉर्मूले में ऐसे याद रखिए। आप अब ऐसे याद रखोगे तो ये अगर आप 2D मोशन हुई है, प्रोजेक्टाइल मोशन हुई है तब भी लग जाएगा, और जो ये वर्टिकल अपवर्ड मोशन हुई है ग्रेविटी के अंदर उसमें भी लग जाएगा। बस उसमें यहाँ पे u होता है, इसमें कितना होता है बेटा u y, यानी आप हमेशा y डायरेक्शन का कंपोनेंट लो। किसका कंपोनेंट लो? y डायरेक्शन का कंपोनेंट लो। अच्छा, तो t की दो वैल्यू आ गई, एक तो ये और एक ये, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। यानी ये क्या था, टाइम t कब का था? जब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो। तो अब इसके दो सॉल्यूशन आए t के